नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटी नाउ सुदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें सबसे पहले क्या लेकर आए हैं खास हम आज आपके लिए शो में। रुपए पर रहेगा फोकस, क्योंकि एक महीने की ऊंचाई पर रुपया पहुंच गया है। लगातार काफी कमजोरी हमने इसमें देखी, 80 का रिकॉर्ड लेवल भी टूटते हुए देखा, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल रही है। जुलाई में कई शेयरों पर ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग में किए हैं बदलाव। किस तरह के बदलाव ये हैं, कौन अपग्रेड हुआ है, कौन डाउनग्रेड, ये भी जानेंगे शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आगे होंगे शो में शामिल। और बाजार में आज लगातार 5वें कारोबारी दिन हमने देखा कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 125 अंक सुधरकर 17,345 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 21 अंकों की तेजी देखी और निफ्टी बैंक में 121 अंकों का उछाल देखने को मिला। दिन भर बाजार में किस तरह का और एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, आज देखिए बाजार में आज मार्केट साहब 17,300 के ऊपर तो आप क्लोज होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आज एक रेंज रही 100-125 पॉइंट्स की निफ्टी पर। बट अच्छी द गुड पार्ट वाज कि सुबह जिस तरह से हम थोड़े प्रेशर में लग रहे थे, बाजार ने अच्छे से रिकवर किया और आप डेज हाई के पास बंद होते हुए, नियर टू डेज हाई आप देख रहे हैं निफ्टी को बंद होते हुए। क्लियरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है इस बाजार में। ग्लोबली फैक्टर्स अच्छे हैं, ग्लोबली एटमॉस्फेयर सपोर्टिव है और आप जहाँ जहाँ भी अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर देख रहे हैं उन पूरे स्पेसेस में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें बैंक्स की लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको पूरे जुलाई मंथ में भी देखने को मिले और आज भी आप देखेंगे। इंडसइंड बैंक से शुरुआत हुई थी, जब उनके नंबर्स आए और उसके बाद आपने देखा कि तमाम सारे बैंक्स के जिनके नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पर अब अच्छी मूव। इंडसइंड बैंक के बाद IDFC फर्स्ट आपने देखा और आज भी आपको बैंक्स में जितने भी मिड सेगमेंट के बैंक्स के नंबर्स आए वहाँ पर आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। और आप गेनर्स में भी आज देखेंगे तो दो बड़े काउंटर है। SBI के रिजल्ट्स इस हफ्ते आने हैं। इंडसइंड बैंक, SBI ये दो टॉप काउंटर है आपके आज। और साथ ही NTPC पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी। पावर स्टॉक्स भी आज तेज थे और ऑटो एंसिलरी पैक में ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स भी तेज थे। ऑटो स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम्स अच्छी हैं, जो मंथली सेल्स डेटा आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स अच्छे हैं। मारुति भी आपने F&O गेनर, टॉप गेनर में भी देखा, F&O गेनर में भी देखा। लूजर्स आज कहाँ थे? आज आपको बाजार जब शुरू हुआ था, खुला था तो थोड़ा सा आपको डिफेंसिव मार्केट ज़्यादा लग रही थी। ITC के नंबर के बाद आपको FMCG पैक में बेट्स ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन वो गेन ज़ीरो हुए। लेकिन लूजर आपको ब्रिटानिया ज़रूर दिखा। आज UPL आफ्टर द नंबर्स 2 दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हीरो में प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, लेकिन 3 स्पेसेस पेंट्स, कैंसार नरला के नंबर्स अच्छे आए। एशियन पेंट्स के पहले अच्छे नंबर आए थे, ये पूरे स्पेस में तेजी। टायर स्टॉक्स आपको क्लियरली तेज दिखाई दे रहे और कुछ और सेलेक्टिव पॉकेट्स आप बात करें तो कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्पेस और साथ ही जितना भी मिड कैप बैंकिंग था और कुछ लार्ज कैप बैंक्स, वहाँ पर आज अच्छी तेजी देखने को मिली थी। बिल्कुल, तो एक जोरदार रिकवरी का दिन, निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी बाजार में लौटी और उसके बाद एक बार फिर हरे निशान के साथ बाजार बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रह पाएगी? मेरे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं ये सवाल। मंदार जामसांदेकर और विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मंदार, काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली आज निचले स्तरों से। ऐसा लग रहा था जब बाजार आज सुबह खुले थे कि शायद जो है 4 दिन के रैली के बाद कुछ दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। आपने क्या ट्रैक किया? आपको लगता है कि ये रिकवरी कल के ट्रेडिंग सेशन में जारी रह पाएगी? गुड इवनिंग। अच्छा देखिए, पहली बात ये जो रैली है जो हम विटनेस कर रहे हैं, ये रैली में अंडर करंट है, स्ट्रेंथ है, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले 4 दिनों से मार्केट सीधे गैप अप हो रहा है और ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो वो कहीं तो रुकेगा, कहीं तो थकना चाहिए और उसी तरीके का एक ट्रेड हमें आज देखने को मिला। और मुझे लगता है कि यह पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरीके से ट्रेड होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से अगर देखते हैं तो गैप अप होता है बाजार और फिर ऊपर चली जाता है, गैप अप होता है ऊपर चली जाता है। अब ऐसी बात है नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है बाजार को, यानी निफ्टी के लिए मेरा टारगेट तो 17,800 का है वो, लेकिन ये हफ्ते में नहीं आने वाला है। ये पूरे 1-1.5 महीने में ये टारगेट बन सकता है 17,800 का। लेकिन ये जो 4 दिन से गैप अप होके फिर पॉजिटिव ट्रेड जो दिख रहा है, उसका एक करेक्शन या कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा बाजार में आना चाहिए और इसके वजह से आज जो चॉपीनेस था बाजार में वो उसके पीछे का रीजन था। और आगे जाते हुए भी इसी तरीके का एक इंट्राडे का ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है।
यानी आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का ट्रेड देखने को मिलेगा। 17,800 के टारगेट जरूर है, लेकिन उसमें समय लग सकता है, 1 से 1.5 महीना लगेगा। लेकिन बाजार का जो बेसिक जो मूड है वो अपमूव का ही है। विवेक, इस समय आप जब बात करते हैं क्लाइंट से, आप जब बात करते हैं निवेशकों से, ट्रेडर्स से, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? क्या लोग वापस बुलिश मोड में आ गए हैं कि हाँ बाजार अब चल पड़ा है, चलिए अब खरीदारी का मौका ढूंढा जाए और किसी न किसी तरीके से पैसा बनाया जाए? क्योंकि बहुत सारे जो नेगेटिव्स थे या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिनसे दबाव बन सकता था वो शायद फैक्टर इन है। बाजार ने फेड के रेट हाइक को पचा लिया है, बाजार ने इन्फ्लेशन को पचा लिया है। इस हफ्ते हमारे आरबीआई जो है वो पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है कल से, वो भी मान के चल रहे हैं कि शायद 0.35 से 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। क्या बाजार ने सारे नेगेटिव्स पचा लिए हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक हम लोग ट्रैक कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन से। और अगर आप जैसे हमारे ऑफिस में भी आप अगर देखोगे तो करीबन 1 महीने पहले एकदम सारे के सारे फोन एकदम शांत थे, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं था और लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। मार्केट जब बहुत बहुत वॉलेटाइल और नीचे जा रहा था। अब पिछले 2-3 हफ्ते में जब मार्केट रिकवरी किया है, हाँ वो रिटेल पार्टिसिपेशन वापस धीरे धीरे से आने लगा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी बहुत लोग कॉशियस है, अभी भी बहुत बहुत कॉशियस है, क्योंकि ये जो रैली हुआ है अभी रिसेंटली, ये टू फास्ट, मैं मंदार जी से एग्री करता हूँ कि बहुत फास्ट रैली आई है। और ये एक बार मतलब कहीं ना कहीं एक बार ये थमे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो फिर रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ से अच्छा खासा आ सकता है। तो अभी भी मार्केट में गंगो नहीं है, बहुत तेजी से रैली आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत कॉशियस है। और अब देखिए एक और प्रॉब्लम ये हो रखा है कि अभी जैसे अभी भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाइना और ताइवान में टेंशन चल रहा है। और मेरे स्क्रीन पे जितने भी फ्यूचर्स मार्केट है, सारे के सारे वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में पूरा का पूरा लाल होके रखा है। तो ये एक रीजन होगा क्या कल करेक्शन या फिर परसों करेक्शन के लिए, नहीं मालूम, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि दुनिया भर की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं अलग अलग तरीके से। रैली बाजार में हमने अच्छी देखी है, लेकिन अब बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हम अब शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाजार स्टॉक स्पेसिफिक बहुत है, ऐसा नहीं कि एक वन वे रैली चल रही है। पहले लेकिन एक बार अपडेट ले लेते हैं रुपये का, क्योंकि हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है उसमें रिकवरी शुरू हो गई है। क्या वजह है इस रिकवरी की? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विश्वमोहन, क्या वजह दिखाई देती है इस रिकवरी के पीछे आपको? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया करीब करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है और हफ्ते भर में करीब करीब 1.5% तक की मजबूती आ चुकी है। जिस तरह से घरेलू इक्विटी मार्केट में लगातार एफआईआईज की खरीदारी अब देखने को मिल रही है, उसका यहाँ पर फ़ायदा मिला है। इसके अलावा क्रूड कीमतें जो नीचे आई है उससे भी फ़ायदा मिला है और रुपये को सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो जून की ऊंचाई से करीब करीब 20% भाव नीचे आ चुके हैं और लग रहा है कि इम्पोर्ट बिल में थोड़ी राहत घरेलू बाजार में मिल सकती है, इसका भी फायदा मिल रहा है। दूसरी तरफ पर ग्लोबल ग्रोथ की चिंता फेड के लिए हावी हो गई है। यूएस फेड को लग रहा है कि अब जिस तरह के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं उसका दबाव आने वाले समय में दिखेगा और सितंबर में जब फेड की बैठक होगी उसमें डेफिनेटली वो ब्याज दरें उस तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे जिस तरह से उन्होंने जून और जुलाई के महीने में बढ़ाया था। तो एक ऐसी खबर है जिससे डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, ट्रेजरी यील्ड में वीकनेस आ रही है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉलर पर दबाव बना रहे हैं और दुनिया के बाकी करेंसी के मुकाबले भी डॉलर कमज़ोर होना शुरू हो चुका है और यही वजह है कि रुपए को सपोर्ट मिल रहा है। एक और खबर ये आ रही है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी आज ताइवान विजिट पर हैं और वहाँ अगर ताइवान आने की वजह से यूएस और चीन के जो रिश्ते हैं उस पर असर हो सकता है। तो ये एक दबाव, इसका भी दबाव आने वाले समय में एक दिख सकता है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं जो रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए को सपोर्ट मिल रहा है और उसके बाद जो है धीरे धीरे रुपया मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है और वो ये कि जोमेटो एक बार फिर से फोकस में है। खबर आ रही है कि यहाँ पर ब्लॉक डील हो सकती है करीब 61 करोड़ शेयरों की। तो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो बुक रनर है इसके लिए और हमारे पास ईटी नाउ स्वदेश पर ये एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जोमेटो लगातार विवेक फोकस पे भी रहा है। जब नतीजे आए उसके बाद जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की तरफ से जोरदार, आज रैली हमने देखी, पहले जो है गिरावट बहुत ज्यादा, उसके बाद एक जोरदार रिकवरी, आज तो 20% ऊपर जाके बंद हुआ है और कई ब्रोकरेजेस ने 100 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। विवेक, आपका टारगेट क्या है जोमेटो पे?
100 रुपये जाएगा, लेकिन हो सकता है इतना फास्ट नहीं जाए जितना स्पीड से ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, फाइनली ये बोलूंगा कि पॉजिटिव नॉइस आ रहा है। मतलब जो जो अब तक हो रहा था, अभी तक जोमेटो को ये फीलिंग थी कि हम भी अभी भी हम लोग स्टार्टअप है और हमको कैश बर्न करने के लिए पैसा मिलते रहेगा। ये वो लोग भूल गए थे कि वो लोग अब लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी होने के नाते आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो जो कंपनी ने किया है अभी, और जो लॉस कम हुआ है, लग रहा है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर में ये धीरे धीरे प्रॉफिट की और बढ़ेगा स्टॉक। तो राइट नॉइस है, इसके कारण आज 20% रैली हुआ है। हो सकता है कल और थोड़ा बहुत रैली आए, लेकिन हाँ, ये भी ओवरडन है। एक मतलब आगे जाके प्रॉफिट दिखाने पे स्टॉक पक्का 100 रुपए जाएगा लग रहा है, और 50 रुपए के नीचे तो बाई रिकमेंडेशन हम लोगों ने दिया भी था आपके शो पे। 50 रुपए के नीचे बाय रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर मंदार ट्रेडिंग का मौका ढूंढना है इसमें, आपको लगता है जोमेटो में कोई ट्रेडिंग का मौका बनता है? 20% तो आज चल गया है। मंदार, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें 52 और 50 के लेवल्स पे एक इम्पोर्टेंट सौमित्र, देखिए 50 और 52 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जोमेटो के लिए। अब आज का जो क्लोजिंग है वो 55 है, यानी ये लेवल के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 49 के स्टॉप लॉस से इसमें जरूर लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 60-61 का ऊपर में रेट ये दिखाना चाहिए, यानी और एक 10% करंट लेवल्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन उसके ऊपर वाला जो ट्रेड है वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल, लेकिन 61 तक का टारगेट जरूर बनता है। लॉन्ग पोजीशन के लिए 49 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। 49 का स्टॉप लॉस और उसके बाद 60 के ऊपर के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। और 50 के नीचे तो विवेक भी बता रहे हैं कि पाए बन सकता है नजरिया, लेकिन शायद जो ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर कॉल दिया है 80 रुपये, 82 रुपये, 100 रुपये तक के, उसके लिए आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े। खबर ये आ रही है कि करीब करीब 8% की इक्विटी की डील संभव है जोमेटो में, कल ये हो सकती है। और जो है 48 से 54, 48 रुपये से 54 रुपये के भाव पर यह डील शायद कल हो। तो ये खबर आपके लिए ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले। इसके अलावा एक स्पेस और जिसमें काफी एक्शन आज देखने को मिला विवेक, वो था पेंट स्टॉक्स। एक बड़ी वजह यह थी क्योंकि कच्चा तेल जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है, $100 के नीचे पहुंच गया था ब्रेंट। लेकिन क्या उसके अलावा कोई और भी रीजंस आपको दिखाई दे रहे हैं? एक वजह बताई जा रही है कि फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, शायद इसकी वजह से पेंट स्टॉक फोकस में रहेंगे। कौन सा पिक करेंगे अगर आपको किसी एक को पिक करना हो तो? कंसाई नेरोलैक जैसे फॉर एग्जाम्पल आज करीब 17-18% ऊपर जाके बंद हुआ है। अगर पेंट स्टॉक्स अगर मुझे पिक करना हो तो मैं फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है और जो ब्रांड रिकलेक्शन आप हमेशा बात करते हो, वो रहेगा एशियन पेंट्स ही। हालांकि कंपैरेटिवली आप अगर कैंसाई नेरोलैक या फिर दूसरी कंपनी से देख लो तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा इसका, लेकिन ये हमेशा से ऐसे रहता ही रहा है। क्रूड ऑयल आज 100 के नीचे चल रहा है WTI, और वो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और जैसे आपने कहा, अब दिवाली का सीजन आ जाएगा थोड़े दिन में, और अगस्त तो फेस्टिवल सीजन चालू हो ही जाता है, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव ये सेक्टर के लिए है। और एक और चीज ये है कि देखिए, रियल एस्टेट जो है वहां पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है, और जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ही है। मतलब ऑटो एंसिलरी की जैसे बात करते हैं, तो पेंट्स तो आपका अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो पेंट्स भी अच्छा करना ही है। कंसाई नेरोलैक का चार्ट मैं भी चाहूंगा कि आप एक बार मंदार देख के बताएं, क्या ये जो रैली इसमें आज देखने को मिली है 508 के ऊपर, क्या कोई नया बाय बनता है या जिसके पास है वो मुनाफा अपना ले ले? देखिए 480-481 इस तरीके का स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और जिस तरीके से ये लेवल ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें और स्टीम है ऊपर में 620 का एक
जी चलिए, मंदार के साथ कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, लेकिन ब्रॉडली कंसाइन एरोलैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एक पेंट स्पेस में अगर आप रहना चाहते हैं तो जैसा विवेक बता रहे हैं कि हमें फोकस जो बड़ा ब्रांड सामने आता है उस पर ज़्यादा करेंगे तो बेहतर है। एशियन पेंट्स इस समय टॉप पिक है, उस पर नज़र रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक स्पेस जो काफ़ी दिनों से फोकस में है वो है ऑटो की भी। जून तिमाही के नतीजों के बाद हमने देखा कि ऑटो के जो बिक्री के आंकड़े आए, उसके बाद मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में एसयूवी सेगमेंट जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा करेगा। किस तरह का और बिजनेस आउटलुक है, इन सब पर उन्होंने क्या कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर के जहां तक इशू का सवाल है, उसके काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो आपने देखा होगा प्रोडक्शन में और डिस्पैचेस में जो इजाफा हुआ है हाल के महीनों में, उसमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और करीब 95% तक मेरे नज़र में ये हम लेवल पे पहुंच गए हैं प्रोडक्शन के, और 100% का पहुंचेंगे ये थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि हमें विजिबिलिटी नहीं है आगे आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर की। हर हफ्ते हम उसको इवेलुएट करते हैं और फिर एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कब तक ये 100% पहुंचेगा। हाँ, ये जरूर है कि इतना वाजे है कि अगस्त में के महीने में और सितंबर के महीने में शायद ये 100% तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये सेगमेंट जो है अब करीब 40% हो गया है मार्केट का, और यही रुझान हमें इस साल भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये रुझान आगे भी कंटिन्यू करेगा और आने वाले वक्त में ये 40% के ऊपर जाएगा एसयूवी का शेयर। जहां तक हमारे मार्केट शेयर का सवाल है, एंट्री एसयूवी में हमारा ब्रेजा जो है मार्केट लीडिंग व्हीकल है। हमारा करीब 20% मार्केट शेयर है, और अभी हमने हाल फिलहाल में मिड एसयूवी सेक्टर में जो ओवरऑल मार्केट का 18% है, उसमें हमने ग्रैंड विटारा अनवेल करी है, जिसकी सेल जो है सितंबर से शुरू होगी, और हमें उम्मीद है कि इसमें फिर जब हमारा मार्केट शेयर में जरूर इजाफा होगा, और ओवरऑल देयरफॉर आवर मार्केट शेयर शुड आल्सो गो अप। विवेक, यहाँ पर एक नई स्टोरी अब जो बन रही है ऑटो स्पेस में, वो ये कि फोकस एसयूवीज पर ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मारुति ने भी अपनी एसयूवीज लॉन्च की हैं, एमएनएम तो लीडर है ही स्पेस में, कई और बड़ी कंपनियां भी अपनी एसयूवीज लेकर आ रही हैं। अब धीरे धीरे जो आम भारत की जनता है उसकी एस्पिरेशनल लेवल बढ़ रही है और इसलिए एसयूवीज खूब बिक रही हैं। आपको लगता है कि इस थीम के बेसिस पर अगर बेट करना है किसी ऑटो कंपनी पर तो एमएनएम जो सबसे लीडर है उसी पर करना चाहिए, या कोई और नाम आपके सामने आता है? देखिए, लॉन्ग टर्म में आप अगर बात करो तो एमएनएम 2000 रुपये जाना ही है, लेकिन अगर आप शॉर्टर टर्म की बात करो और ऑटोमोबाइल स्पेस की बात करो तो मुझे 4 व्हीलर में आज के दिन मारुति बहुत अच्छा लग रहा है। काफी स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज रीजन हमको मालूम है, और फाइनली वो लोग भी जैसे आज जोमेटो राइट नॉइसेस बना दे रहा है, वैसे के वैसे मारुति ने भी राइट नॉइसेस करना चालू कर दिया, और वो लोग को पता चल गया कि ईवी स्पेस में फाइनली उनको उतरना है। तो मारुति लग रहा है कि 10,000 रुपया जाएगा ये, अभी 9,100 कुछ चल रहा है, लेकिन 10,000 रुपीज वो जाना चाहिए, पहला चीज। और अगर आप मुझे 2 व्हीलर स्पेस में पूछो तो एक बहुत अंडर परफॉर्म स्टॉक कर रहा था, और वो लोग भी अभी ईवी में आ गए। टीवीएस मोटर ने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प जो है वो बहुत लगाड़ रहा है। तो मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, मैं सीरियसली इन 2 स्टॉक्स को ध्यान से देखूंगा और हो सकता है बाई भी करूं। ओके, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, ये 2 आपको नज़र में रखनी चाहिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर स्पेस में। यहाँ पर बाय कॉल बन सकती है। टाटा स्टील पर स्प्लिट के बाद क्या व्यू बन रहा है आपका विवेक? हमने देखा कि एक अच्छी रैली आई उस स्टॉक में स्प्लिट के बाद, खास तौर पर क्या व्यू दे रहे हैं अभी आप टाटा स्टील पर? देखिए, टाटा स्टील मेटल अब थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है मेटल्स में, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे आएगा। तो मैं बुलिश हूँ, मतलब स्टील सेगमेंट एज सच बुलिश हूँ, और उसमें टाटा स्टील भी यस आई थिंक यहाँ से और रिकवरी दे सकता है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत कीजिएगा कि बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस रिकवरी आने वाला है। स्प्लिट अनाउंस होने के बाद जो रिकवरी आया था, एक बार ये अगर 101 रुपया दिखा दे थोड़ा बहुत करेक्शन दे के, तो वहाँ पे एक बाई बनता है ये। टाटा स्टील 100 के आसपास एक अच्छा बाय बनता है और अच्छी रिकवरी की उम्मीद है।
खरीदारी की राय ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट आने दीजिए, वहाँ पर मौका देखेंगे। एक स्पेस जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था विवेक, वो था बैंकिंग, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी हमने निफ्टी और सेंसेक्स में देखी, उससे ज़्यादा तेज़ी हमने बैंकिंग में स्पेस में देखी। 120-121 पॉइंट जाकर ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, और इंडसइंड बैंक जैसा जो काउंटर है वो आज बढ़िया 2.5% ऊपर अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। SBI में हमने देखा 1 से 1.5% तेज़ी, कोटक बैंक करीब 1.5% ऊपर। इस समय कहाँ रहेंगे आप, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, किस में ज़्यादा एक्शन दिखता है आपको? जब आपके चैनल ने पूछा था कि सर रिकमेंडेशंस आपकी क्या रहेगी, तो मेरे दोनों के दोनों फाइनेंशियल सेक्टर से थे। तो फाइनेंशियल NBFC ओवरऑल, मैं सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं करूंगा, NBFC ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अगर आज भी अगर मुझे पूछो बैंकिंग सेक्टर में आप कहाँ रहेगा, तो मैं HDFC बैंक और ICICI बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं मतलब होल्ड करना चाहूंगा उनको। काफी अंडर परफॉर्म किया था HDFC बैंक ने, यहाँ से आपको हो सकता है कि 150 से लेके 200 रुपए का आपको रैली दिखा दे HDFC बैंक, तो स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर, अपफ्रंट डिस्क्लोजर कि हमारे पास और क्लाइंट्स के पास, सबके पास ट्रक लोड्स में भरा है HDFC बैंक। चलिए, ये अच्छा डिस्क्लोजर है कि ट्रक लोड्स में भरा है HDFC बैंक, यानी आप खुद भी काफ़ी बुलिश है, आपके क्लाइंट्स भी काफ़ी बुलिश है। HDFC बैंक पे अच्छी यहाँ पर कॉल दी है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि अगर विवेक ने ट्रक लोड्स में लिया हुआ है तो आप लोग कुछ ना कुछ भरोसा तो कर ही सकते हैं। डिस्क्लोजर उन्होंने पहले ही दे दिया है। HDFC बैंक और ICICI, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी की सलाह है बैंकिंग स्पेस में अगर आप रहना चाहते हैं तो। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में कई ब्रोकरेजेस ने शेयरों को अपग्रेड और डाउनग्रेड किया है। कौन कौन से वो शेयर्स हैं, किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रोकरेजेस? मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ। शरद, बताइए। जुलाई के मंथ में जो है टोटल आप कह सकते हैं अपग्रेड और डाउनग्रेड टारगेट प्राइस चेंजेस को लेकर होगा, और हमने जो है यूनिवर्स लिया है। लगभग 10 एनालिस्ट है उससे ज़्यादा जो ट्रैक करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक पे कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 4% का जो टारगेट प्राइस इंक्रीज़ है। हालांकि आप हेल्थ केयर देखिए, यूटिलिटीज़, फाइनेंशियल्स और इसके अलावा ऑफकोर्स मटेरियल्स, कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो है डाउनटिक देखने मिला है। टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं लगभग 14% का बदलाव है। ओवरऑल देखा जाए तो 30% अपग्रेड्स हुए पॉजिटिवली और डाउनग्रेड्स ऑलमोस्ट 47% ऑफ द स्टॉक यूनिवर्स हुए हैं। लेकिन जो अहम स्टॉक्स है जहाँ पे अपग्रेड्स हुए हैं उस पर फोकस करेंगे, और वहाँ पे सबसे पहले जो है आता है SKF इंडिया। ऑफकोर्स यहाँ पे एक कैपिटल गुड्स का प्ले है और एन ऑटो कंपोनेंट में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लक्ष्य की बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशंस है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी जो आंकड़े अच्छे आए थे फर्स्ट क्वार्टर के, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिला। और 2 स्टॉक्स आपको ऑटो स्पेस में देखने को मिल रहे हैं, TVS मोटर और M&M। यहाँ पे भी जो है बुलिश नज़रिया कायम है। शॉपर स्टॉप के भी पहले तिमाही के नतीजे आए थे जहाँ पे रेवेन्यूज लगभग 5 गुना बढ़े थे। लेकिन अब कौन से शेयर है जहाँ पे लक्ष्य घटाए, जहाँ पे डाउनग्रेड्स हुआ टारगेट प्राइसेस में जुलाई मंथ में? यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा में जो है बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज आए थे चाइना में। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उनकी थोड़ी मार्केट शेयर लूज हो रही है जब से HPX आया है। वेदांता में भी जो है ऑफकोर्स कमोडिटी प्रेशर देखने मिला है, और ICICI सिक्योरिटीज़ में भी जो है आप देख सकते हैं डाउनटेक है। लेकिन जो सबसे बड़ा कट आया है वो स्पाइस जेट में आया, ऑलमोस्ट 54% का कटौती देखने को मिला है। ऑफकोर्स टेक्निकल स्नैग इश्यूज चल रही है, और DGCA का भी जो है दिक्कत आया है, ऑलमोस्ट 50% का जो है आप कह सकते हैं उड़ानों में जो रद्द करने की जो ऑर्डर आई है। तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी इश्यूज के कारण जो है ये स्टॉक में जो है अब तक से प्रेशर देखने मिल रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेजेस ने या तो अपग्रेड किया है उन्हें या डाउनग्रेड किया है, और उसके बेसिस पर आप अपना नज़रिया भी बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल फोकस हम करेंगे शो में इस बात पर कि कल जब मार्केट खुलेगा तो कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। वक्त है VIP शेयर्स का। मंदार, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। बताइए कौन से स्टॉक्स पर कल रहेगा फोकस आपका? देखिए, 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो है मान्यवर। ये एक 3-4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज ही इसने मूव दिखाई है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक बाय बनेगा। 1150 का स्टॉप लॉस होगा और 1400 का इसमें टारगेट बनेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो एजिस कैम है। पिछले 1 साल से एक कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और कंसोलिडेशन ब्रेक करके पिछले हफ्ते ही ये ऊपर चला है। तो इसमें भी एक बाय बनेगा। ये इन्वेस्टमेंट बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 250 का और टारगेट होगा 380 का। ओके, मान्यवर। और यहाँ पर वेदांत फैशन जो स्टॉक है आपके सामने, करीब 10% की तेजी हमने आज देखी। यहाँ पर खरीदारी की सलाह और एजीज लैब। इसके अलावा बात करेंगे विवेक से। विवेक, आपके कौन से स्टॉक्स होंगे कल अगर किसी को फोकस करना है मार्केट में? तो देखिए, पहले तो मैं
आज स्केप्टिकल था, क्योंकि ये चाइना का क्या होने वाला है रात को पता नहीं है, और कल मार्केट हो सकता है बहुत वॉलेटाइल रहे। फिर भी दो स्टॉक्स जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर से मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक तो है आरबीएल बैंक, ये करीबन 98-99 में चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 105-110 तक जा सकता है। आप एक मतलब क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर आप 94 लगा के इसको लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अच्छा करे। रिजल्ट्स बैंक के बहुत अच्छे थे उस बेसिस पे। और दूसरा स्टॉक, इसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा था और मैंने कई दफ़ा इनफैक्ट आपके चैनल पे रिकमेंड किया हुआ है, वो है पूनावाला फिनकॉर्प। 300 प्लस ये जाएगा और मुझे लग रहा है कि 320 भी जाना चाहिए। आज भी स्टॉक एक बार करेक्शन मोड में गया था, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी रिकवरी आ गई थी स्टॉक में। तो 280 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाओ और मुझे लग रहा है कि 300 के ऊपर जाना चाहिए। चलिए, तो फाइनेंशियल आपको पसंद जी? हाँ, दोनों स्टॉक्स एज ए डिस्क्लोजर पोर्टफोलियो में है। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्पेस आपको पसंद है। दो स्टॉक्स यहाँ बताए हैं, पूनावाला फिनकॉर्प, वहाँ कर सकते हैं आप खरीदारी, और आरबीएल बैंक, इन दोनों में बाय कॉल है यहाँ पर विवेक की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और विवेक, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।